नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर इंडिया गठबंधन के बड़े एक्शन की, शिंदे गुट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की, बात करेंगे रामलीला मैदान में मुस्लिम संगठनों की हुंकार की, पंजाब में बीजेपी को लगे जोरदार झटके की, साथ ही जानेंगे क्यों आरएसएस के निशाने पर आए मोदी और शाह। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एमपी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा जबरदस्त झटका, विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी और विधानसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। आप सांसद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। ज्ञानवापी में सील वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई टली, 19 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 125 अंक गिरकर 66,282 पर हुआ बंद, निफ्टी 42 अंकों की गिरावट के साथ 19,751 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। इंडिया का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने को लेकर एक खत लिखा है। इस खत से सत्ता पर काबिज बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। तो क्या है इस खत में खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि देश में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कथित भागीदारी है। इस खत को सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा किया है। खत में साफ तौर पर इंडिया गठबंधन ने फेसबुक पर समाज में नफरत फैलाने में योगदान देने और सांप्रदायिक नफरत भड़काने का आरोप लगाया है। साथ ही गठबंधन ने सोशल मीडिया साइट्स को चुनावों के दरमियान निष्पक्ष रहने का अनुरोध किया है। विपक्षी गठबंधन ने साथ ही वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट भी अटैच की है, जिसमें कथित रूप से सोशल मीडिया के जरिए देश में नफरत को बढ़ावा दिया गया है। विपक्ष ने जुकरबर्ग को लिखी चिट्ठी में इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गठबंधन में 28 राजनीतिक दल शामिल हैं, जो संयुक्त विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करते हैं। इनमें शामिल पार्टियों की 11 राज्यों में सरकार है, जो कुल भारतीय मतदाताओं में आधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में वॉशिंगटन पोस्ट की उस जांच का हवाला भी दिया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने में व्हाट्सएप और फेसबुक की भूमिका का पर्दाफाश किया गया था। खड़गे ने यहाँ एक आलेख का हवाला भी दिया है, जिसका शीर्षक है भारत के दबाव में फेसबुक ने प्रचार और नफरत फैलाने वाले भाषण को पनपने दिया। इस आलेख में कथित रूप से भारत में सत्तारूढ़ दल और फेसबुक इंडिया के अधिकारियों के बीच साठगांठ का खुलासा हुआ था। इतना ही नहीं, विपक्षी गठबंधन ने एल्गोरिदम मॉडरेशन और विपक्षी नेताओं के कंटेंट को दबाने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी निष्पक्षता बनाए रखे और खासतौर पर चुनावों के दरमियान इसका खास पालन करे। इनके अलावा भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की साइट्स का इस्तेमाल और इनके अधिकारियों की सत्ता के साथ कथित मिलीभगत की आलोचना की गई है। इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि फेसबुक ये सुनिश्चित करे कि उनके प्लेटफॉर्म का भारत में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए, सामाजिक अशांति फैलाने में मदद न करें, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी ना भूलें। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को लिखी चिट्ठी में विपक्ष ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें यूट्यूब ने भारतीय मुसलमानों पर हमले की लाइव स्ट्रीम करने वाले यूट्यूबर को अवार्ड दिया था। यूट्यूब पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा नफरती और सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी संदेश फैलाने और भारतीय समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ रही बीजेपी इंडिया की इस चिट्ठी से क्या और परेशान होगी, ये देखना होगा। इंडिया की इस खत से सियासी हलचल तेज है। इधर महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख से राज्य में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पीकर से शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है, जिसके बाद राज्य में शिंदे सरकार पर आफत टूट पड़ी है। महाराष्ट्र की सियासत में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने के लिए कहा है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में फैसला लेने में फेल होते हैं तो वो खुद फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर स्पीकर प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संशोधित कार्यक्रम पेश करने में विफल रहते हैं तो कोर्ट एक समय सीमा तय करेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, हम इस अदालत की
की गरिमा बनाए रखने के बारे में चिंतित हैं। हमारे आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई की। हालांकि शिंदे गुट ने अलग से सुनवाई की मांग की है। उद्धव गुट ने जोर देकर कहा कि याचिकाओं पर अलग सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी याचिकाओं के पीछे एक ही वजह है। विरोधी पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के मुताबिक स्पीकर नार्वेकर ने पहले याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन शिंदे और 15 दूसरे विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की पहली वास्तविक सुनवाई गुरुवार को विधान भवन में हुई। पहले दिन की सुनवाई खत्म होने के बाद शिंदे गुट के वरिष्ठ वकील अनिल सखारे ने कहा था कि हर व्यक्ति जो अयोग्यता याचिकाओं में एक पक्ष है, उसे इसके बारे में कुछ न कुछ कहना है। इसलिए हमने सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने की बजाय उनकी अलग अलग सुनवाई की मांग की है, जिसका उद्धव गुट ने विरोध किया है। शिवसेना यूबीटी की दायर सभी याचिकाएं उन विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़ी हैं जो शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिवसेना यूबीटी ने स्पीकर नार्वेकर पर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नार्वेकर का क्या रुख रहता है। फिलहाल शिंदे सरकार संकट में जरूर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शिंदे सरकार दबाव में है। इधर देश का मुस्लिम समुदाय भी दबाव में है। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, तब से सबसे ज्यादा मुसीबत मुस्लिम समाज की बड़ी है। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई हो या पुलिस के साथ होने वाली मुठभेड़ या फिर छोटी छोटी बातों पर लोगों की भीड़ का निशाना बनना, ज्यादातर मामलों में पीड़ित पक्ष मुस्लिम ही बनता है। और अब इसे लेकर मुसलमानों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है और अब इसको लेकर मुस्लिम समुदाय सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई है। तारीख का ऐलान हो गया है। 29 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय की महापंचायत होनी है। महापंचायत में उन मुद्दों को उठाया जाएगा जिसका सामना मुस्लिम समुदाय को पिछले 9 सालों से रोज करना पड़ रहा है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही मुस्लिम समुदाय निशाने पर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय की महापंचायत बुलाई गई है। इत्तेहादे मिलाद काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा। वी द इंडियन मुस्लिम के बैनर तले इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समुदायों के बीच शांति और सहयोग की कामना की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है, लेकिन अपने ही देश में मुस्लिमों को शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में पीछे धकेला जा रहा है। कई गुट मुसलमानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को दबाया जा रहा है। उनके खिलाफ छोटे छोटे मामलों में भी पुलिस की बेहद सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रजा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। हमें गुटों से ऊपर उठकर इस महापंचायत में हिस्सा लेना चाहिए। रजा ने कहा कि कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बातें नहीं होंगी। बात सिर्फ हमारे समुदाय के मुद्दों की होगी। मुसलमानों को लगातार दबाया जा रहा है, जिससे मोदी सरकार सवालों में है। सवालों में तो पंजाब की बीजेपी इकाई भी है, जहां कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर बड़ी सेंध लगाई है, जिससे बीजेपी परेशान हो गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। देश भर में उसके दिग्गज नेता पार्टी बदल रहे हैं और इस बार खबर पंजाब से आई है, जहां पार्टी के दिग्गज दलित चेहरे राजकुमार वेरका ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद वेरका ने कहा कि मैंने बीजेपी में शामिल होकर गलती की और अब इसे सुधारने जा रहा हूं। मैं घर वापसी के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। लौटकर कांग्रेस के मंच से मीडिया से बात करूंगा। वेरका के साथ जीत महेंद्र सिद्धू, अमरीक सिंह समराला, रिढ़वा और जोशन भी कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। वेरका पिछले साल 5 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली में भगवा पार्टी में शामिल हो गए थे। वो 2012 से 2022 तक अमृतसर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र यानी कि एससी से विधायक चुने गए। इससे पहले वो 2022 में वेरका सीट से विधायक चुने गए थे। वो पंजाब सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर मैंने साल भर पहले ये पार्टी ज्वाइन की, लेकिन यहाँ भेदभाव महसूस किया। बीजेपी में मुझे सम्मान हासिल नहीं हुआ। मुझसे गलती हो गई थी और अब मैं इसे सुधारने के लिए वापस कांग्रेस में आ रहा हूँ। मेरे बाद कई और कांग्रेसी नेता भी अगले कुछ दिनों में वापसी करेंगे। बीजेपी में समाज के सभी वर्गों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है। ये सक्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। पंजाब बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। इधर राजस्थान में भी बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। राजस्थान बीजेपी ने जब से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, तब से पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ गई है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी अब पार्टी पर भारी पड़ने लगी है। हर गुट को साधने के चलते बीजेपी में बड़ी बगावत हो चुकी है।
पहली सूची में सिर्फ 41 नाम आए हैं, लेकिन 2 दर्जन से भी ज्यादा जगह पर उम्मीदवारों को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी की खबरें भी चल रही है। विरोध प्रदर्शन के चलते बीजेपी को अपने 5 दिग्गजों को नाराज नेताओं को बनाने का जिम्मा सौंपना पड़ा है, लेकिन कोई भी उपाय काम आते नहीं दिख रहा है। इस बीच अब आरएसएस की भी तीखी प्रतिक्रिया ने बीजेपी को डरा दिया है। दरअसल आरएसएस ने भी अपने पदाधिकारियों की एक लिस्ट बीजेपी को दी थी, जिसमें कुछ लोगों के लिए टिकट की मांग की गई थी, जिसमें झोटवाड़ा विधानसभा सीट से संघ पदाधिकारी ने प्रताप भानु को टिकट देने की सिफारिश की थी। संघ नेताओं के कहने के बाद प्रताप भानु ने झोटवाड़ा में प्रचार के लिए पोस्टर छपवा दिए और घर घर जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे के करीबी राज्यपाल और संघ के विश्वसनीय प्रताप भानु को दरकिनार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को अपना उम्मीदवार बना लिया। राठौर का क्षेत्र में जबरदस्त विरोध हो रहा है। संघ की ओर से जिन नामों की सिफारिश की गई, पहले सूची में उन्हें जगह नहीं मिली है, जिसके बाद से ही संघ के तीखे तेवर दिखाई दे रहे हैं, जो चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी बैकफुट पर है तो इजराइल को लेकर पीएम मोदी भी बैकफुट पर है। इजराइल और गाजा की जंग के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस बयान से इजराइल और पीएम मोदी को बड़ा झटका लगा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो एक अलग और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का समर्थन करता है, साथ ही शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत की वकालत भी करता है। तो कैसे इस बयान ने बढ़ाई मोदी की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का 7वां दिन है। दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। यूएन ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और यूएन सुरक्षा परिषद बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। यूएन ने कहा है कि इस जंग के नतीजे काफी घातक होंगे। इधर इजराइल और हमास की जंग को लेकर भारत सरकार ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है। भारत सरकार ने कहा कि वो फिलिस्तीन के संप्रभु और स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए लंबे समय से अपने समर्थन में विश्वास करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 12 अक्टूबर को कहा कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की यही नीति रही है, यानी भारत सरकार एक बार फिर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। भारत सरकार के इस रुख से इजराइल को झटका लगा है। बागची ने फिलिस्तीन मुद्दे के द्विराष्ट्रीय समाधान के पक्ष में अपने रुख को दोहराते हुए कहा, इस संबंध में हमारी नीति दीर्घकालिक और सुसंगत रही है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के अंदर एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन की स्थापना के लिए सीधी वार्ता की बहाली की वकालत की है। इसके साथ साथ इजराइल के साथ शांतिपूर्ण संबंध की पैरवी की है। ये रुख यथावत है। इजराइल हमास जंग पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और इसी तरह आतंकवाद के खतरे से लड़ना भी वैश्विक जिम्मेदारी है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों की तरफ से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इससे पहले पीएम मोदी ने बीते मंगलवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में उनके देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी नेतन्याहू का समर्थन किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की काफी फजीयत हुई थी। अब भारत सरकार ने भी पीएम मोदी के व्यक्तिगत ट्वीट और विचारों से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कांग्रेस ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास किया था। इससे पहले भी कांग्रेस कई बार खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है, जो हमेशा से भारत सरकार की विदेश नीति रही है। कांग्रेस ने उसी का पालन करते हुए ये प्रस्ताव पास किया था। इजराइल और हमास की जंग पर भारत सरकार के स्टैंड से मोदी और इजराइल दोनों को जोरदार झटका लगा है। और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी को लेकर बुरे फंसे मोदी की। गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक और खुलासा हुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अडानी ग्रुप को लेकर जो दावा किया है, उससे मोदी सरकार फिर सवालों में आ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ अडानी ग्रुप इन दिनों सीमेंट सेक्टर में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अडानी को लेकर मोदी को घेरते हैं। कांग्रेस का दावा है कि मोदी राज में अडानी की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है और ये मोदी सरकार की ही देन है कि अडानी की गिनती दुनिया में अमीर लोगों में होती है। इसी कड़ी में अडानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल यूके के पब्लिकेशन फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है, उसकी जांच में पाया गया कि जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच अडानी ग्रुप ने कथित तौर पर 30 शिपमेंट में अपने एक्सपोर्ट कोयले की कीमत $73 मिलियन तक बढ़ा दी थी, जिसकी अखबार ने जांच की थी। एफटी ने आरोप लगाया है कि जब ये 30 शिपमेंट इंडोनेशिया तटों से रवाना हुए तो उनकी निर्यात कीमत कुल $139 मिलियन थी, लेकिन भारत पहुंचने पर कथित तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन $215 मिलियन के आयात मूल्य के रूप में किया गया, जो कि मूल कीमत से 52% ज्यादा थी। पब्लिकेशन फाइनेंशियल टाइम्स के इस आरोप के बाद कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोडानी की एक और लूट कथा।
अडानी समूह ने 2019 से 2021 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के 30 शिपमेंट मंगवाए। इंडोनेशिया में इस कोयले की कीमत 1073 करोड़ रुपए थी, जो गुजरात पोर्ट पर 1570 करोड़ रुपए बताई गई। इस तरह मोदी जी के मित्र अडानी ने कीमत में हेरफेर कर कोयले के सिर्फ 30 शिपमेंट देश के 533 करोड़ रुपए लूट लिए। आगे सुनिए, अडानी समूह ने 2021 से 2023 के बीच इंडोनेशिया से कोयले के ऐसे ही 2000 शिपमेंट मंगवाए। अगर मुनाफे का यही औसत रखा जाए तो अडानी ने सिर्फ 2 साल में देश को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। इस तरह पीएम मोदी देश का पैसा अपने दोस्त की तिजोरी में डाल रहे हैं। नतीजा, देश में ऊर्जा बिजली लगातार महंगी होती जा रही है, जिसका बोझ आम इंसान की जेब पर पड़ रहा है। ये पीएम मोदी और अडानी की दोस्ती का ही असर है कि व्यापार कोई भी हो, फायदा सिर्फ अडानी का होता है और नुकसान पूरे देश का। मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलकर आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और इस तरह मोडानी की महालूट जारी है। गौरतलब है कि हमेशा कांग्रेस और पूरा विपक्ष अडानी को लेकर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करता रहा है। ऐसे में पब्लिकेशन फाइनेंशियल टाइम्स के आरोपों ने मोदी सरकार की परेशानी को और बढ़ा दिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।